Hello everyone, this is Judith and welcome in my healthcare class. So today's lesson we will study about sterilization and disinfection. So sterilization को हिंदी में कीटाणु रहितकरण कहते हैं और डिसइंफेक्शन को कीटाणु शोधन। तो आज के इस क्लास में हम लोग इन्हीं दोनों के बारे में पढ़ेंगे कि स्टेरिलाइजेशन होता क्या है और डिसइंफेक्शन होता क्या है और स्टेरिलाइजेशन और डिसइंफेक्शन में डिफरेंस क्या है और इसके क्या क्या प्रोसेस हैं, कैसे किया जाता है हॉस्पिटल में, स्टेरिलाइजेशन की प्रोसेस क्या है, स्टेरिलाइजेशन की प्रोसेस क्या है, इसके बारे में आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए आज के इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं और जितना भी नोट्स है स्टूडेंट्स सारा नोट्स अपने कॉपी में लिख लेंगे। तो देखते हैं स्टेरिलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन। तो कीटाणु रहितकरण मीन्स स्टेरिलाइजेशन से तात्पर्य होता है जीवाणु, बीजाणुओं तथा विषाणुओं सहित सभी जीवों का नाश करना और कीटाणु रहित शब्द से तात्पर्य होता है सभी जीवों से मुक्त होना या उनकी अनुपस्थिति। अब कीटाणु शोधन किसी ऐसी प्रक्रिया को संबोधित करता है जो प्रभावपूर्ण ढंग से संक्रमणकारी कारकों जैसे कवक, जीवाणु, विषाणु, बीजाणु रूप आदि का एक सतह या उपकरण, भोज्य पदार्थ अथवा औषधियों या जैविक संवर्धन माध्यम से हटाना या नष्ट कर देती है। ये कीटाणु रहितकरण उष्मा रसायनों, विकिरणों, उच्च दाब अथवा छानने द्वारा प्राप्त पाया जा सकता है। तो ये हो गया स्टेरिलाइजेशन और डिसइंफेक्शन का डेफिनेशन। स्टेरिलाइजेशन मीन्स कीटाणु रहितकरण और कीटाणु शोधन मीन्स डिसइंफेक्शन। तो ये जो डेफिनेशन है इसे अच्छी तरह से याद करने की ज़रूरत है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि कीटाणु रहितकरण की विधियाँ। ये विधियाँ क्या है, कीटाणु रहितकरण करने की क्या क्या विधियाँ हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि आयुक्त कीटाणु शोधन विधि को प्रयोग होने वाली वस्तु बनी हुई है तथा उपलब्ध कीटाणु शोधन विधियों द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। तो कीटाणु शोधन की भौतिक विधियों में आते हैं नम ऊष्मा तथा शुष्क ऊष्मा और रासायनिक विधियों में है गैस तथा द्रव्य विलयन। तो इसमें हम यहाँ पे ये महत्वपूर्ण बात ये है कि कीटाणु शोधन की भौतिक विधियाँ यहाँ पर 2 हैं और रासायनिक विधियाँ 2 हैं। तो भौतिक विधियों में है नम ऊष्मा और शुष्क ऊष्मा, ये दोनों की के द्वारा स्टेरिलाइजेशन की जाती है और रासायनिक विधियों में है गैस और द्रव्य विलयन, ये 2 है रासायनिक विधि के द्वारा। अब देखेंगे कि कीटाणु शोधन मुख्यतः 2 विधियां प्रयोग होती है जिसमें वो है भौतिक और रासायनिक, जैसे हम लोग इसमें पहले हम लोग देख चुके। अब देखेंगे हम कि इसे निम्नलिखित तालिका द्वारा समझा जा सकता है। जैसे हम पहला देखेंगे ऊष्मा। तो ऊष्मा का प्रयोग कीटाणु शोधन की सबसे भरोसेमंद विधि है तथा वांछनीय विधि होनी चाहिए जब अलग से कोई विधि विश्लेषित ना की गई हो। तो अब देखेंगे कि गर्मी से क्षतिग्रस्त हो सकने वाले पदार्थ का निम्न ताप पर लंबे अंतराल तक अथवा बार बार के चक्र द्वारा कीटाणु मुक्त किया जाता है। तो ऊष्मा द्वारा कीटाणु शोधन को प्रभावित करने वाले कारक है वो क्या क्या है हम देखते हैं। ऊष्मा की प्रकृति शुष्क ऊष्मा है अथवा नम ऊष्मा है। तो फिर हम देखेंगे उसमें ताप तथा समय, ये कारक है उनको प्रभावित करने वाले। उपस्थित सूक्ष्म जीवों की संख्या, जीवों के लक्षण जैसे प्रजाति, तनाव, बीजाणु, उत्पादन क्षमता तथा उस पदार्थ का प्रकार जिसमें से जीवों में हटाना है या जीवों को हटाना है। तो ये जो है ये 5 कारक हैं, ये 5 कारक हैं जो कीटाणु शोधन को प्रभावित करते हैं। अब देखेंगे नम ऊष्मा, जिसको हम इंग्लिश में मॉइस्ट हीट कहते हैं। तो उबलते हुए पानी से प्राप्त होने वाली ऊष्मा या भाप एक उच्च तापमान पर नमी युक्त ऊष्मा प्रदान करती है।
तो नमी युक्त ऊष्मा में शुष्क ऊष्मा से अधिक भेजन क्षमता होती है। यह ऊष्मा प्रोटीन जैसे पदार्थ को जमा कर एक स्कंदित कर विघटित कर देती है और प्रतिशत नमी में यह बढ़त के साथ तो स्कंदन पदार्थ का तापमान कम हो जाता है। अब देखेंगे इसमें ए क्या है, उबालना। बर्तनों अथवा कांच की वस्तुओं के उबालना कीटाणु रहित करण की आम विधि है, परंतु उबलता हुआ पानी 100 डिग्री सेल्सियस पूर्णतः विश्वसनीय कीटाणुशोधक नहीं है, क्योंकि यह बीजाणुओं को नष्ट नहीं कर पाता। तो कुछ चीज़ें जो धूल मुक्त तथा स्वच्छ होती है, जैसे शल्य चिकित्सा के उपकरण, त्वचा भेदी सिरिंज आदि, उन्हें पानी में उबालकर कीटाणु मुक्त किया जा सकता है, परंतु उबालने से पहले उन्हें पूरी तरह पानी में डुबा देना चाहिए या डुबा होना चाहिए। ये उबालने की मेन प्रक्रिया। अब देखेंगे ऑटोक्लेव। तो एक ऑटोक्लेव एक मशीन है जो बैक्टीरिया, वायरस और यहाँ तक कि दबाव के तहत भाप का उपयोग करके बर्तन के अंदर रखी सामग्री में मौजूद बीजाणुओं को मारकर स्टरलाइजेशन की एक भौतिक विधि प्रदान करता है। जैसे कि हम इस चित्र में हम देख सकते हैं ऑटोक्लेव को। तो ऑटोक्लेव सामग्री को एक विशेष तापमान तक एक निश्चित समय तक गर्म करके उसे निष्फल करता है। ऑटोक्लेव को स्टीम स्टरलाइजर भी कहा जाता है, जो आमतौर पर विभिन्न प्रयोजनों के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं और उद्योगों में उपयोग किया जाता है। ऑटोक्लेव को स्टरलाइजेशन का एक अधिक प्रभावी तरीका माना जाता है, क्योंकि यह नम गर्मी स्टरलाइजेशन पर आधारित है। तो ये ऑटोक्लेव मेनली यूज़ किया जाता है स्टरलाइजेशन के लिए। इस चित्र में हम देख सकते हैं कि किस तरह से ऑटोक्लेव दिखता है। इसे स्टूडेंट्स अपने कॉपी में डायग्राम बना सकते हैं विथ वेल लेवल्ड डायग्राम। देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि इसमें क्या क्या है। ऑटोक्लेव बॉडी है, स्टीम वेंट है। अब देखेंगे कि कीटाणु मुक्त किए जाने हेतु वस्तुओं को ढीलेपन से एक बुलिया में रखा जाता है, जिसमें भाप के सरल संचरण के लिए हर तरफ छिद्र होते हैं। तो रखे जाने वाले पदार्थ का क्षेत्रफल ढाने के लिए छिद्रयुक्त शेल्फों का प्रयोग किया जा सकता है। ऑटोक्लेव सूक्ष्म जैविक संवर्धनों के लिए द्रव्य तथा ठोस माध्यम, ऊष्मा स्थायी द्रवों, ऊष्मा अवरोधी उपकरणों तथा यंत्रों, कांच की वस्तुओं, रबर के उत्पादों तथा शल्य चिकित्सीय उपकरणों के कीटाणु शोधन के लिए प्रयोग होने वाला सबसे अधिक वांछनीय उपकरण है। तो एक ऑटोक्लेव में 121 डिग्री सेल्सियस पर लगभग 20 से 30 मिनटों के लिए 151 BS प्रति वर्ग इंच का भाप या वाष्प दाब निर्माण होता है। एक ऑटोक्लेव में कीटाणु शोधन मुख्यतः उच्च तापमान द्वारा होता है, ना कि दाब द्वारा। तो ऊष्मा ऊर्जा की एक बड़ी मात्रा भाप वस्तु की सतह पर जम जाती है। यह आकलन किया गया है कि संतृप्त भाप एक वस्तु को उसी तापमान पर गर्म वस्तु की अपेक्षा 25,000 गुना ज़्यादा ये करती है। तो अब देखेंगे कि उसमें कीटाणु शोधन दो तरह से किया जाता है, वो है शुष्क और शुष्क ऊष्मा में नमी युक्त। ये दोनों हैं कि उसमें कीटाणु शोधन दो तरह से किया जाता है। तो ये जो दो तरह से उसमें कीटाणु शोधन किया जाता है, इनके बारे में हम अगले क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि ये बहुत डिटेल में पढ़नी है हमें, और उतनी भी बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की अभी नीचे क्लास में इतनी भी ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो इसे मैं शॉर्ट में इसके अगले वीडियो में, जस्ट अगले वीडियो में इसे मैं बनाऊंगी और आप लोग इससे सीखेंगे। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। इसके आगे की क्लास में हम लोग इसके बारे में और भी अच्छी तरह सीखेंगे, समझेंगे। So thank you.